गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक रहेगा हमारा इशू ऑफ शेयर का लॉन्ग क्वेश्चन जो कि सीबीएसई एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से ये वीडियो देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीके गोयल की बुक से बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन से मैंने ये इलस्ट्रेशन नंबर 55 लिया है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में किस तरीके से आपको एक ही रीडिंग में क्वेश्चन को पढ़कर और अपने वर्किंग नोट के पेज पर किस तरीके से क्वेश्चन को एक ही रीडिंग में लिखना है। तो देखिए, नवलक्ष्मी लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स। आपने क्वेश्चन को एक ही रीडिंग में पढ़ना है, दो रीडिंग लेनी ही नहीं क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता ही नहीं है कि हम दो रीडिंग लें हम क्वेश्चन की। तो एक ही रीडिंग लीजिए और आप एक ही लाइन में यहाँ वर्किंग नोट वाले पेज पर आप सब कुछ मेंशन कर दीजिए कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो कंपनी ने मार्केट में 50,000 शेयर्स इशू किए हैं ऑफ ₹10 ईच। ओके, दिस शेयर्स वर इशूड एट पार। तो कैसे इशू किए गए हैं? एट पार, दैट्स मीन 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज में ही इशू किया गया है। ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड अ बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो इस कैंडिडेट से भी 10 रुपीज का एक शेयर है और बैलेंस को फाइनल कॉल पे मंगवाना है। तो आप ये ऐड करके देखिए, ये सारा अमाउंट 9 रुपीज का है, दैट्स मीन फाइनल कॉल पे बैलेंस कितना हुआ? 1 रुपीज का। ओके, अब एप्लीकेशंस कितने की आई? एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। तो जहां आपने लिखा इशूड शेयर्स, ठीक उसके नीचे लिखिए जितने की एप्लीकेशंस आई हैं। ओके, दैट्स मीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो जो कि 60,000 शेयर्स है। तो कैंडिडेट्स, यदि आपके पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो इशूड से ज्यादा हो जाए, दैट्स मीन ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है और ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब आपने क्या करना है? जैसे ही आपने देखा कि ये ओवर सब्सक्राइब हो गया है सिस्टम, तो अब आप यहाँ पर वर्किंग नोट लिखिए। बजाय कि क्वेश्चन को आगे रीड करने के, बजाय कि क्वेश्चन को आप आगे पढ़ो एग्जाम में, आप यहीं से अपना वर्किंग नोट स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपने अपना माइंड सेटअप कर लिया है कि भाई ये ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक से क्वेश्चन आ गया क्योंकि एप्लीकेशंस इशू से ज्यादा की आई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Allotments were made on the following basis. Allotments were made on the following basis. तो बेसिस क्या क्या है? एक तरफ आप लिखिएगा अप्लाइड और एक तरफ आप लिखिएगा अलॉटेड। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट वर्किंग नोट जो है आप बनाओगे। तो देखिए यहाँ पे बोला गया टू एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स, यानी कि जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, कंपनी ने उनको फुल अलॉट किया है। दैट्स मीन कि कंपनी ने उन्हें पूरे 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, कंपनी ने उन्हें 15,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। टू एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स, जिन्होंने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, कंपनी ने उन्हें 25,000 शेयर्स जो है वो अलॉट किए हैं। अब आपने एक काम यहाँ पर और करना है, वो क्या? अप्लाइड शेयर्स का जो टोटल रहता है, जितनी एप्लीकेशंस आई थी वो टोटल जो है वो अप्लाइड का रहता है। अलॉटेड का टोटल क्या रहता है? जितने कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू किए थे। तो कंपनी ने मार्केट में शेयर्स कितने इशू किए थे कैंडिडेट्स? 50,000। तो आप चेक करके देखिए क्या इस साइड का टोटल 50,000 बन रहा है। तो आप देखिए ये तीनों अमाउंट ऐड करके 50,000 बन रहा है, ये तीनों अमाउंट ऐड करके देखिए 60,000 बन रहा है। आई एम अगेन रिपीटिंग, अप्लाइड का टोटल क्या रहता है? जितनी एप्लीकेशंस आई हैं। अलॉटेड का टोटल क्या रहता है? जितने कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू किए थे। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, अभी आप क्वेश्चन आगे रीड नहीं करोगे, पहले आपने जो ये फर्स्ट वर्किंग नोट बनाया है, और ये वर्किंग नोट भी कब बनता है? जब ओवर सब्सक्रिप्शन है, जब इशू से ज्यादा की एप्लीकेशन आए, उस केस में कैंडिडेट्स ये वाला वर्किंग नोट बनता है। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट वर्किंग नोट। मैक्सिमम 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कैंडिडेट्स मैं आपको 6 वर्किंग नोट सिखाऊंगी जिससे आपका फुल क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। ओके, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब आपको इस वर्किंग नोट में किस तरीके से काम करना है। देखिए, फुल वाली कैटेगरी में आपको कभी कोई काम नहीं करना,
जिनके बीच में डिफरेंस है, आपको ये डिफरेंस जो है यहाँ पे लिख लेना है। तो आप देखिए 20,000 में से आप 15,000 माइनस करोगे 5,000 शेयर्स, सेम एज इट इज इनका डिफरेंस भी कितना है 5,000। ओके, अब जो ये डिफरेंस वाले शेयर्स आए हैं इनको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी एप्लीकेशन मनी कितनी है कैंडिडेट 3 रुपीज, तो दिस इज 15,000 एंड दिस इज ऑल्सो 15,000। ओके, अब होता क्या है, ये एप्लीकेशन के टाइम आया हुआ एक्सेस मनी है, एप्लीकेशन के टाइम आई हुई ये एक्सेस मनी है। जो डिफरेंस की कैटेगरी की एक्सेस मनी होती है कैंडिडेट्स, इसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जाता है। तो आप देखिए, आपके माइंड में पहले से ही पता है ये पैसा कहाँ एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में। बट यहाँ पर आप एक चेकिंग जरूर करोगे कि कहीं ये पैसा इतना ज्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया कि क्या कहीं ये अलॉटमेंट के बाद कॉल्स पे तो एडजस्ट नहीं हो रहा। तो इसके लिए चेकिंग कैसे की जाती है, आप ठीक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइए और यहाँ जो अलॉटेड शेयर है, ये अलॉटेड शेयर को आप अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये बनते हैं 60,000, 60,000। यानी कि फ्यूचर में जब इन 15,000 अलॉटेड शेयर से अलॉटमेंट के 4 रुपए मंगवाए जाएंगे तो 60,000 मंगवाए जाएंगे। दैट्स मीन कि ये 15,000 सारे के सारे कहाँ एडजस्ट हो गए, अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट हो गए, फर्दर कॉल्स के लिए पैसा नहीं बचा। सेम एज इट इज आप इस कैटेगरी में भी आइए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जाइए, अलॉटेड शेयर्स को अगेन आप अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये 1 लाख बनता है। दैट्स मीन कि फ्यूचर में इन 25,000 से अलॉटमेंट के समय 1 लाख रुपीस कंपनी को मंगवाने हैं और एक्सेस कितना आ गया एप्लीकेशन के टाइम 15,000, तो दैट्स मीन कि ये 15,000 भी आपके अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट हो गए। ओके, तो ये काम आपको पहले ही करके रख लेना है कि ये जो एक्स्ट्रा मनी आई है ये कहाँ तक एडजस्ट हो रही है। तो हमने देखा ये कहाँ तक एडजस्ट हो रही है, अलॉटमेंट तक। दैट्स मीन कि अलॉटमेंट में टोटल आपको 30,000 रुपीज जो है वो एडजस्ट करने हैं। ओके, अब यहाँ एक बहुत ही बारीकी कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहूंगी। देखिए, ये जो क्वेश्चन अभी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, यहाँ सिर्फ एक ही शेयर होल्डर ऐसा होगा जो फर्दर अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल का पैसा नहीं देगा। बट यदि एग्जाम में आपके पास 2 या 3 शेयर होल्डर आ जाए जो कि फर्दर कॉल्स का या अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस शेयर होल्डर के लिए आपको लॉन्ग वर्किंग नोट बनाना है और किसके लिए नहीं बनाना। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट हो रही है, अलॉटमेंट पे। ये एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट हो रही है, अलॉटमेंट पे। ये 4 रुपीज अलॉटमेंट की है। तो जो शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा, सिर्फ उसी शेयर होल्डर के लिए आपको लॉन्ग वर्किंग नोट बनाना होता है और बाकी शेयर होल्डर्स के लिए लॉन्ग वर्किंग नोट नहीं बनता। ओके, दोबारा सुनिएगा, एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट हो रही है, अलॉटमेंट में। तो यदि कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा तो उसके लिए लॉन्ग वर्किंग नोट बनेगा, बाकी शेयर होल्डर्स के लिए लॉन्ग वर्किंग नोट नहीं बनेगा। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आप क्वेश्चन को आगे स्टडी कीजिए कि आगे कौन कौन से शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने फर्दर अलॉटमेंट का या कॉल्स का पैसा नहीं दिया। All excess amount paid on application is to be adjusted against amount due on allotment। वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन के टाइम जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आया वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कीजिए। तो ये हमने पहले ही सोच लिया था कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया है ये अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है, फर्दर कॉल्स में एडजस्ट नहीं हो रहा है। अब आप आगे पढ़िए। The shares were fully called and paid up। The shares were fully called and paid up का मीनिंग क्या है कि पूरे 10 के 10 रुपीज यहाँ तक सबसे मंगवा लिए गए and paid up, और शेयर होल्डर्स ने पे भी कर दिए। एक्सेप्ट वर्ड का मतलब है की बजाय। दैट्स मीन कि जो आगे वाली लाइन है उनमें वो एक ऐसा शेयर होल्डर बताने जा रहे हैं जिसने पैसा नहीं दिया। एक्सेप्ट की बजाय the amount of allotment first and final call not paid by those who applied for 2,000 shares of the group applying for 20,000 shares। कहता है जो 20,000 शेयर्स को अप्लाई करने वाला ग्रुप है उसमें से एक शेयर होल्डर था जिसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, जहां से लेकर जहां तक का पैसा नहीं दिया,
आप इस तरीके से यहाँ एग्जाम में आपने ब्रैकेट लगानी है। अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया एक पर्सन ने, शेयर होल्डर ने 2000 अप्लाइड शेयर पर। आपको बकायदा ये लिखना है इस ब्रैकेट के नीचे नंबर ऑफ शेयर्स, और वो अप्लाइड है या अलॉटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यदि अप्लाइड है और आप अलॉटेड लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अप्लाइड शेयर्स है तो आपको अप्लाइड ही लिखना है, अलॉटेड शेयर्स है तो आपको अलॉटेड ही लिखना है। यदि अप्लाइड गिवन होंगे तो आपको अलॉटेड फाइंड करने हैं, यदि अलॉटेड गिवन होंगे तो आपको अप्लाइड फाइंड करने हैं। ओके, तो अब हमने देखा कि सिर्फ एक ही शेयर होल्डर ऐसा था जिसने यहां से लेकर यहां तक का पैसा 2000 अप्लाइड शेयर्स पे नहीं दिया। बस अब आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन पहले रीड करना है, आगे कोई भी शेयर होल्डर नहीं है जिसने पैसा नहीं दिया। उसके बाद आप रीइश्यू की लाइन पढ़िएगा एग्जाम में। ओके, तो पहले हम देखेंगे, इतना काम करेंगे, फाइनल कॉल तक का पैसा जो है वो हम मंगवाएंगे, उसके बाद हम फॉरफीचर और रीइश्यू करेंगे। बोला गया है आगे कि all the shares on which calls were not paid were forfeited by the board of directors, कि जिन पर कॉल्स का पैसा नहीं आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनका फॉरफीचर कर दिया। बहुत ही क्लैरिटी से बोला गया है, फॉरफीचर कर दिया। रीइश्यू की लाइन बाद में पढ़िएगा, पहले फॉरफीचर तक की एंट्री आप कर दीजिए। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब हम सेकंड वर्किंग नोट बनाएंगे। सेकंड वर्किंग नोट का आपका मेन मोटिव क्या रहता है कि जो ये 2000 अप्लाइड वाला पर्सन है इसके अलॉटेड शेयर्स निकालो, और यदि अलॉटेड गिवन है तो इसके अप्लाइड शेयर्स निकालो। और हेडिंग क्या रहती है सेकंड वर्किंग नोट की? एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा पैसा जो है वो कितना रिसीव हुआ उस शेयर होल्डर का जिसने अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो ये वर्किंग नोट इन शॉर्ट आप कैसे बनाओगे? तो ध्यान दीजिएगा, यदि अप्लाइड गिवन है तो आपको उस शेयर होल्डर के अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं। ओके, क्लियर? यदि अप्लाइड गिवन है तो फाइंड क्या करना है? अलॉटेड शेयर्स। अलॉटेड शेयर्स फाइंड करने हैं तो यहाँ न्यूमरेटर के प्लेस पर आप अलॉटेड ही रखिए, जो फाइंड करना होता है वो आपको यहाँ ऊपर रखना है। ओके, तो आप देखिए कि ये वाला शेयर होल्डर इनमें से कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो ये बीच वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। यहाँ पे अलॉटेड कितने हैं? 15,000, तो आप यहाँ पर 15,000 रखिए। अप्लाइड कितने हैं? 20,000, तो यहाँ 20,000 रखिए। तो दैट्स मीन क्या कि जब अप्लाइड 20,000 है तो अलॉटेड कितने हैं? 15,000। तो जब अप्लाइड 2,000 है तो अलॉटेड कितने होंगे? दैट्स मीन इसका प्रोपोर्शन निकल जाएगा। तो ये देखिए 30 से 30 आपने एलिमिनेट की, इसकी 10 से 10 एलिमिनेट करी, तो इट विल बिकम 1500 शेयर्स। इसका मतलब क्या? जिस पर्सन ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उसको 1500 शेयर्स अलॉट किए। अब आप एक ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे आप लिखिए 2000 इसके अप्लाइड शेयर्स माइनस 1500 इसके अलॉटेड शेयर्स, और माइनस करके ये आ गया आपके पास 500 का डिफरेंस। ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको यहाँ पता चल गया कि 1500 रुपीज इस शेयर होल्डर के एडवांस में आ गए थे, क्योंकि देखिए इसने सिर्फ अब तक एप्लीकेशन का ही पैसा दिया, उसके बाद तो इसने दिया ही नहीं। तो एप्लीकेशन के टाइम इस वाले शेयर होल्डर के 1500 रुपीज कंपनी के पास एक्सेस आ गए थे। ओके, अब आप थर्ड वर्किंग नोट बनाइए और आप अलॉटमेंट ड्यू कीजिए। किसके लिए अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं? इसी शेयर होल्डर के लिए। तो कैसे अलॉटमेंट ड्यू की जाती है? यही 1500 शेयर्स अलॉटेड शेयर, अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं तो अलॉटेड ही शेयर्स लेनी है। तो 1500 अलॉटेड शेयर्स को मल्टीप्लाई कीजिए अलॉटमेंट मनी से। 1500 अलॉटेड शेयर्स को, ये देखिए यहीं से आपको ये 1500 लेने हैं, तो 1500 अलॉटेड शेयर्स को अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप देखिए 6000 रुपीज उस शेयर होल्डर को अलॉटमेंट के टाइम भेजने थे। और ऑलरेडी आप कितना रिसीव कर चुके हो? तो सेकंड वर्किंग नोट में देखो, आप ऑलरेडी उससे 1500 रुपीज कंपनी उससे रिसीव कर चुकी है, तो दैट्स मीन उसको रिमेनिंग अमाउंट 4500 रुपीज कंपनी को देना चाहिए था।
लेकिन उसने 4500 रुपीज कंपनी को नहीं भेजे। ओके, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए नॉट रिसीव्ड। ओके, तो ये था आपका थर्ड वर्किंग नोट। अब हम बनाने जा रहे हैं फोर्थ वर्किंग नोट। तो फोर्थ वर्किंग नोट में आप पूरे कंपनी की अलॉटमेंट को ड्यू कीजिए। तो आप लिखिए टोटल अलॉटमेंट ड्यू। ओके, तो आप देखिए टोटल अलॉटमेंट ड्यू कैसे करते हैं। कंपनी ने मार्केट में जितने शेयर्स इशू किए थे वही आप इशूड शेयर्स लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए अलॉटमेंट मनी से। तो दैट्स मीन कि अलॉटमेंट के टाइम 2 लाख रुपीस आने चाहिए, बट ऑलरेडी आप रिसीव कर चुके हो। कितना अमाउंट ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो, तो आप अपने फर्स्ट वर्किंग नोट में जाइए और वहां देखिए 30,000 रुपीज आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो। तो वो बार बार थोड़ी ना आएंगे जो पहले ही एक्स्ट्रा हो। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वर्किंग नोट बनाकर आप फाइंड आउट कीजिए कि कितना पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है। तो 30,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है। हमने हिसाब लगाया कि 2 लाख आने चाहिए, 30,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वो डिडक्ट कर दीजिए, तो रिमेनिंग अमाउंट रहा 1,70,000। तो अब आप देखिए अभी 1,70,000 कंपनी को मिलने चाहिए थे अलॉटमेंट का टाइम, बट एक शेयर होल्डर ऐसा निकला जिसने ये 4500 रुपीज अलॉटमेंट के नहीं दिए। तो अब आप इसको डिडक्ट कर दीजिए, माइनस कीजिए नॉट रिसीव्ड। ओके, तो अब आप हिसाब लगाइए यहाँ पर। तो 1,65,500 रुपीज जो है कंपनी के पास अलॉटमेंट के आने चाहिए। ओके, अब आप देखिए ये फोर्थ वर्किंग नोट है। ठीक, आप जो जर्नल एंट्रीज कीजिएगा तो जो आपकी फोर्थ जर्नल एंट्री है उसका आंसर होगा 1,65,500। फोर्थ वर्किंग नोट का आंसर हमेशा फोर्थ जर्नल एंट्री का अमाउंट निकल कर आता है। तो मैं इस तरीके से आपके वर्किंग नोट बनवा रही हूँ कि मैक्सिमम आप 6 वर्किंग नोट में क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे मैक्सिमम, और जो फोर्थ वर्किंग नोट आपका होगा उससे आपकी फोर्थ जर्नल एंट्री का आंसर निकल कर आ जाएगा। ओके, अब आप एक फिफ्थ वर्किंग नोट बनाइए। अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। तो आप देखिए ये जो पर्सन है जिसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, इसने फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट पे नहीं किया। तो इसके अलॉटेड शेयर्स कितने निकाले थे हमने 1500। फर्स्ट कॉल के इसने 2 रुपीज नहीं दिए, दैट्स मीन इसने 3000 रुपीज फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। अब सेकंड कॉल का कितना अमाउंट नहीं रिसीव हुआ उस पर्सन से, तो 1500 पर सेकंड कॉल के 1 रुपीज के अकॉर्डिंग 1500 रुपीज सेकंड कॉल के नहीं आए। तो ये था आपका फिफ्थ वर्किंग नोट। ओके, तो 5 वर्किंग नोट मैंने आपको सिखा दिया। इतना काम करने के बाद आप वापस अपने जर्नल एंट्री के पेज पर आइए और आपने जर्नल एंट्रीज करनी शुरू कीजिए। तो चलिए मेरे साथ देखिएगा। इतना काम करने के बाद आप जर्नल एंट्रीज हम लोग कर रहे हैं। तो आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन के टाइम में ही ऐसा होता है कि सबसे पहले बैंक की एंट्री की जाती है, क्योंकि जितने भी शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे सबसे पहले वो कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा भेजेंगे अप्लाई करने के साथ साथ। तो कंपनी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करती है जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आती हैं। तो 60,000 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 रुपए से। ध्यान रखिए 50,000 नहीं लेना, एप्लीकेशन 60,000 की आई थी तो 60,000 को 3 रुपीज एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ अमाउंट हुआ 1,80,000 रुपीज। ओके, उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होती है, जितना पैसा बैंक में एप्लीकेशन का आ गया कंपनी वो बैंक से निकाल कर अपनी कैपिटल में ट्रांसफर करती है। तो सेकेंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए यहाँ कंपनी की कैपिटल इंक्रीज हो रही है। जब जब कंपनी की कैपिटल इंक्रीज होती है कैपिटल क्रेडिट होती है। ओके, दैट्स व्हाई टू शेयर कैपिटल। आई एम अगेन रिपीटिंग, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये सेकेंड एंट्री है। हालांकि सेकेंड एंट्री सिर्फ इतनी ही होती है, बट इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जब आप ये फर्स्ट वर्किंग नोट बनाते हो तो जितना पैसा आपका अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है आपको सेकेंड एंट्री में ये अमाउंट जो है क्रेडिट करना होता है। तो आपकी सेकेंड एंट्री क्या रहेगी, अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि आपने ये एक्स्ट्रा पैसा 30,000 रुपीज कहाँ एडजस्ट किया है, अलॉटमेंट में। तो फर्स्ट एंट्री में आपने शेयर एप्लीकेशन को कितने से क्रेडिट किया था, 1,80,000 से। तो सेकेंड एंट्री में आप उसको कितने से डेबिट करोगे, 1,80,000 से। टू शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा स्टूडेंट्स, 50,000 शेयर्स पर ये 3 रुपीज, यानी कि 1,50,000 आप कैपिटल में ट्रांसफर करोगे और ये वाले 30,000 रुपीज आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, टू शेयर अलॉटमेंट में। तो कंप्लीट एंट्री क्या बनी आपकी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,80,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। ओके, नाउ थर्ड एंट्री जो है वो अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। देखिए सबकी दो एंट्री रहती है, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की, 2 फाइनल कॉल की। अब 2 एंट्री हम अलॉटमेंट की करेंगे। एप्लीकेशन को छोड़कर बाकी सभी केसेस में पहले ड्यू किया जाता है, बाद में रिसीव किया जाता है। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या रहेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसको आप रिमूव कर दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में। पूरा क्वेश्चन 50,000 से होगा, 50,000 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया आपका 2 लाख रुपीज, यानी कि अलॉटमेंट के टाइम 2 लाख से कंपनी ने उसको ड्यू किया है। उसके बाद आप रिसीव की एंट्री कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो फोर्थ वर्किंग नोट का आंसर आया था आपका 1,65,500, जो कि आपकी फोर्थ जनरल एंट्री का अमाउंट हो गया। क्लियर, 4 एंट्री हम कर चुके हैं, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की। फर्स्ट कॉल पर ड्यू कीजिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 50,000 इंटू 2 1 लाख रुपीज। ओके, यानी कि आपने 1 लाख से फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दिया। बट इन फिफ्थ वर्किंग नोट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था कि फर्स्ट कॉल के 3,000 रुपीज नहीं आए, तो 1 लाख में से 3,000 माइनस कर दीजिए। तो आप एंट्री कीजिए अब नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 97,000। ओके, अब फाइनल कॉल ड्यू कीजिए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 50,000। ओके, अब हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, सेकंड कॉल का कितना अमाउंट नहीं आया, 1,500। तो 50,000 में से 1,500 माइनस कर दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 48,500। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स 2 एंट्रीज मैंने इन सबकी बताई, टोटल हमने 8 एंट्रीज कर ली है। ओके, ये 8 एंट्रीज करने के बाद अब आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी है। तो स्टूडेंट्स जो आपकी फॉरफीचर की एंट्री है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं ये अपना फर्स्ट वर्किंग नोट जो है यहाँ से एलिमिनेट कर रही हूँ और यहाँ मैं आपको फॉरफीचर की एंट्री जो है एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा फॉरफीचर की एंट्री क्या रहती है। देखिए, कंपनी जो है फॉरफीचर कर रही है शेयर्स का, दैट्स मीन कंपनी इस शेयर होल्डर से शेयर्स भी वापस ले रही है और जितना पैसा एप्लीकेशन का ये कंपनी को दे चुका है, कंपनी वो पैसा भी अपने पास रख रही है। तभी तो इसको बोल रहे हैं फॉरफीचर, यानी कि जब्त कर लिया कंपनी ने उसका अमाउंट। और दूसरी बात, यदि कंपनी इस वाले शेयर होल्डर के 1,500 अलॉटेड शेयर्स, जब आप फॉरफीचर करोगे तो अप्लाइड शेयर्स कंसीडर नहीं करने, अलॉटेड शेयर्स कंसीडर करने, यानी कि 1,500 शेयर जो है कंपनी मार्केट में से अपने खत्म कर रही है। दैट्स मीन कि कंपनी की शेयर कैपिटल अब डिक्रीज हो जाएगी। तो जब कंपनी की शेयर कैपिटल डिक्रीज होती है तो शेयर कैपिटल स्टूडेंट्स डेबिट होती है। तो आपको ध्यान देना है फॉरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाता है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस तरीके से आपने शेयर कैपिटल को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। ओके, उसके बाद इस क्वेश्चन में प्रीमियम तो था ही नहीं कि हम प्रीमियम के बारे में सोचे। अब स्टेप ये होती है, जिसका पैसा नहीं आया उसका नाम लिखिए। तो देखिए, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया था तो आपने लिखना है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, आपने लिखना है टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, आपने नेम यहाँ पर लिखना है टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और जो पैसा आ चुका है उसको लिखिए टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, इस तरीके से फिर आप यहाँ पर बकायदा लिखिए 1,500 शेयर। और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस तरीके से था कुछ, ये देखिए इस तरीके से था, ये पैसा हमारा 2,000 अप्लाइड का नहीं आया था। तो आप देखिए
यहाँ मल्टीप्लाई किससे किया जाता है? जिस जगह फॉरफीचर कर रहे हो, फॉरफीचर आप बिल्कुल लास्ट में जाके कर रहे हो, यानी कि जो पूरे 10 के 10 रुपीज कंपनी ने मंगवा लिए हैं, तो आप यहाँ पूरे 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ कितना हो गया? 15,000। ओके, अब इनके अमाउंट निकालने के लिए आपको कोई अलग से वर्किंग नोट नहीं बनाना, आप ऑलरेडी जो आपने वर्किंग नोट बनाए हैं वहीं से आप अमाउंट डालते जाइए। तो देखिए अलॉटमेंट का कौन सा पैसा नहीं आ रहा, तो आप थर्ड वर्किंग नोट में जाके देखिए 4500 रुपीज जो है वो अलॉटमेंट के नहीं आए। हमेशा थर्ड वर्किंग नोट का आंसर टू शेयर अलॉटमेंट के सामने जाता है। उसके बाद फिफ्थ वर्किंग नोट में जाके देखिए फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का कितना अमाउंट नहीं आया, 3000 फर्स्ट कॉल के और 1500 फाइनल कॉल के। ओके, क्लियर है? अब फॉरफीचर में अमाउंट कैसे डालते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। पूरे चैप्टर में, चैप्टर के एंड तक ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन, ये फॉरफीचर का अमाउंट आप लोग कैसे निकालोगे। सेकेंड वर्किंग नोट में ये जो ब्रैकेट मैंने लगाया था, मैंने अप्लाइड शेयर्स माइनस अलॉटेड शेयर्स लिखवाया था, ये अप्लाइड शेयर्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए एप्लीकेशन मनी से, तो कितना अमाउंट हो गया? 6000। क्योंकि आप देखिए इस वाले शेयर होल्डर ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैसा नहीं दिया, उसने सिर्फ एक ही बार पैसा भेजा था एप्लीकेशन के टाइम। जिस टाइम उसने अप्लाई किया था उस टाइम उसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और 3 रुपीज के अकॉर्डिंग। दैट्स मीन कि हमेशा सेकंड वर्किंग नोट में ब्रैकेट में आप अप्लाइड शेयर्स लिखोगे सबसे पहले, तो इस अप्लाइड शेयर्स को एप्लीकेशन मनी से आप मल्टीप्लाई करो और फॉरफीचर में डाल दो इस तरीके से। ठीक है, सिर्फ एक केस ऐसा होगा जहां मैं यहाँ इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद एक अमाउंट माइनस करवाऊंगी, और वो केस होगा जब एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम आता है। सिर्फ उस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करवाऊंगी, अदरवाइज इस चैप्टर के जितने भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं हमेशा फॉरफीचर में आप कौन सा अमाउंट डालोगे? अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। इस तरीके से आपको फॉरफीचर में अमाउंट डालना है। तो आप देखिए कि आपकी क्रेडिट साइड का टोटल 15,000 बन रहा है, तो आप चेक कर लीजिए ये 15,000 बन रहा है। तो ये रही हमारी फॉरफीचर की एंट्री। ओके, जब आप एग्जाम में इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे उसके बाद आप अपनी लास्ट लाइन को रीड कर कीजिएगा क्वेश्चन पेपर की, जिसमें वो बता रहे होंगे कि हमने रीइश्यू कैसे किया है। तो पढ़ते हैं हम लास्ट लाइन। ऑल द शेयर्स on which calls were not paid were forfeit by board of directors। तो देखिए हमने फॉरफीचर कर दिया। अब लास्ट लाइन है 1000 forfeited shares were reissued as fully paid on receipt of ₹8 per share। देखिए यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, as fully paid का मीनिंग है कि कंपनी रीइश्यू करते टाइम as fully paid का मीनिंग है कि कंपनी पूरे 10 रुपए मांग रही है। On receipt of ₹8 per share, पर शेयर के आगे जो अमाउंट लिखा होता है वो कंसीडर करना है कि देने वाले ने कंपनी को वो पैसा दिया है। यदि यहाँ पे होता ₹9 पर शेयर, दैट्स मीन देने वाले ने 9 रुपए दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पेड अप के आगे जो होगा वो कंपनी मांगती है और पर शेयर के आगे जो होगा वो कंपनी को मिलता है। तो एज फुली पेड अप का मतलब कंपनी ने पूरे 10 रुपए मांगे और ₹8 पर शेयर का मीनिंग है देने वाले ने 8 रुपए दिए और रीइश्यू कितने शेयर्स किए हैं? 1000। ओके, तो अब यहाँ मैं रीइश्यू की एंट्री कर रही हूँ इस एरिया में, तो प्लीज देखिएगा। अब यदि दोबारा से मार्केट में शेयर्स रीइश्यू किए जा रहे हैं तो डेफिनेटली बैंक डेबिट होगा, बैंक में पैसा आएगा। कंपनी 10 रुपए मांग रही है लेकिन देने वाला 8 रुपए दे रहा है या 2 रुपए का कंपनी को लॉस हो रहा है। इस लॉस को डिस्काउंट एज्यूम नहीं करती कंपनी को, जो ये 2 रुपए का यहाँ लॉस हो रहा है रीइश्यू के टाइम, कंपनी इस लॉस को इस प्रॉफिट में से पूरा करेगी, क्योंकि ये 6000 रुपए कंपनी को एक तरीके से प्रॉफिट हो गया है। इस प्रॉफिट में से कंपनी रिकवर करेगी। तो रीइश्यू के टाइम जितना पैसा कम आता है उसे शेयर फॉरफीचर में डेबिट कर दिया जाता है। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। अब दोबारा से मार्केट में शेयर्स इश्यू हुए, शेयर कैपिटल अगेन इंक्रीज हो गई, तो कैपिटल को क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए इस तरीके से। ओके, तो अब देखिए 1000 शेयर्स इश्यू किए गए हैं, पर शेयर के आगे जो भी अमाउंट होगा उसमें से बैंक डेबिट होता है, पर इश्यू की लाइन में
पर शेयर क्या है 8 था, तो यहाँ हुआ 8000 रुपीज। कंपनी ने मांगे 10 थे, यानी कि 1000 को आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 10,000 रुपीज। मांगे कंपनी ने 10,000 थे, आए 8000, तो 2000 रुपीज का यहाँ कंपनी को क्या हो गया, लॉस। और रेशियो के टाइम जो लॉस होता है उसे शेयर फॉरफीचर के प्रॉफिट में से रिकवर किया जाता है। ओके, अब जैसे ही आप रेशियो की एंट्री करेंगे, आपकी एक लास्ट एंट्री रह गई है कि री इशूड शेयर्स का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कीजिए। लास्ट एंट्री होती है स्टूडेंट्स, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ कौन सा अमाउंट जाता है, ध्यान से सुनिए, जितने शेयर्स री इशू किए गए हैं, री इशूड शेयर्स का जो प्रॉफिट का पैसा है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। तो देखिए ध्यान से, आपने फॉरफीचर कितने शेयर्स का किया था, 1500 का, बट आपने रीइश्यू कितने शेयर्स का किया, 1000 शेयर्स का। अब मैं आपको 6 वर्किंग नोट जो है वो बनाना सिखा रही हूँ, तो मैं अपना 6 वर्किंग नोट इस एरिया में बना रही हूँ, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा मेरा 6 वर्किंग नोट। यहाँ पे आपने लिखना है प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड शेयर्स। तो कैसे करिएगा, ध्यान दीजिए, फॉरफीचर के एंट्री में जाइए और आप देखिए शेयर फॉरफीचर के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना प्रॉफिट है, 6000 रुपए का। ये 6000 रुपए का जो प्रॉफिट है फॉरफीचर की एंट्री में, कितने शेयर्स पर, कितने फॉरफिटेड शेयर्स पर है, तो उसको डिवाइड कीजिए फॉरफिटेड शेयर से और मल्टीप्लाई कीजिए रीइश्यूड शेयर से। दोबारा सुनिए, फॉरफीचर की एंट्री में जो आपने फॉरफीचर का अमाउंट क्रेडिट किया है वो यहाँ रखिए, डिवाइड कीजिए फॉरफिटेड शेयर से और मल्टीप्लाई कीजिए रीइश्यूड शेयर से। तो ये आपके पास कैलकुलेट करके आ गया 4000 रुपीज, यानी कि जो आपने 1000 शेयर्स रीइश्यू किए हैं उनका प्रॉफिट है 4000, लेकिन रीइश्यू करते टाइम 2000 रुपीज का लॉस भी तो हुआ है, तो लेस कर दीजिए ये वाला लॉस यहाँ से 2000, तो रिमेनिंग जो 2000 रुपीज है ये आंसर निकल कर आ गया आपकी लास्ट जर्नल एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2000 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था 6 वर्किंग नोट। तो मैक्सिमम इस 6 मार्क्स के क्वेश्चन में जो कि इश्यू ऑफ शेयर से है, मैं मैक्सिमम 6 वर्किंग नोट में क्वेश्चन कंप्लीट कर देती हूँ और इन 6 वर्किंग नोट से ही जर्नल एंट्रीज में अमाउंट डाले जाते हैं। तो जब एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम होगा वहां मैं एक आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, ठीक है, और एक उसके बाद कॉन्सेप्ट और रह जाएगा, 2 कॉन्सेप्ट और रह जाएंगे जो कि मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। फिलहाल इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो मुझे सेंड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन जो है आज आप लोग ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, wish you all the best. Thank you.